तो फिल्म का आगाज 1990 के साल के बोंडुंग शहर में होता है। यहाँ हम लिंडा नामी एक औरत को देखते हैं जो हाथ में सिगरेट लेकर डर का एल्बम खोलकर पुरानी यादें देख रही थी। जवानी के दिनों की लिंडा मुआशरे की जानी मानी एक सोशलाइट और मैगजीन कवर गर्ल थी। इसके बाद वो घर में अकेले बैठकर टाइम पास करने के लिए क्रॉसवर्ड पजल हल कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई एक किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक रस्म अदा कर रहा था। वो आदमी अपना हाथ छुरी से काटकर खून छिड़क कर उसे एक स्पेल कास्ट किए हुए कपड़े पर छिड़क कर रस्म कर रहा था। तभी लिंडा अपनी हथेली पर अजीब सी फीलिंग करती है। बगल के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लिंडा उठ खड़ी होती है और अपनी बेटी एरा को पुकारने लगती है। वहाँ उसने अजीब से कुछ हाथ देखे। डरने के बावजूद लिंडा घर के पास वाले खुले दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन उसी पल एक डेमोनिक हाथ उसका सर पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है। इस वक्त दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और सैकड़ों काले हाथ लिंडा की तरफ लपकने लगते हैं। सीन कट होकर 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंडा शदीद तौर पर बीमार थी। एरा अब बहुत देखभाल के साथ माँ का ख्याल रखती है। लिंडा कहती है फिलहाल उसे एक दिन बहुत लंबा लगता है। रात होते वो महसूस करती है जैसे कोई उसे देख रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़हनी हालत मुसलसल खराब हो रही है। एरा माँ को बताती है कि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हालांकि लिंडा के 3 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ एरा ही अब उसकी देखभाल करती है। लिंडा थोड़ा शांत होती है, लेकिन अचानक फिर दर्द से तड़पने लगती है। इस बार उसका जिस्म बुरी तरह जलने लगता है। एरा जल्दी से ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर माँ का जिस्म पोंछ देती है। थोड़ा आराम मिलने पर लिंडा सो जाती है। इसके बाद एरा माँ के बाल संवारते हुए बालों के अंदर एक कीड़ा देखती है, जो अगले ही पल फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर फियाल को खत लिखा जाता है, जो उस मैगजीन के कॉलम की जिम्मेदारी में थे, जो लिंडा का बहुत पसंदीदा था। एरा लिखती है कि वो और किसी को कुछ बता नहीं पा रही, क्योंकि लिंडा 4 महीने से बीमार है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं जानता। एरा अपनी आंखों से कई अजीब वाकयात देख रही है जो उसकी माँ के साथ हो रहे हैं। वो आगे लिखती है, एक दिन दोपहर को माँ को खाना खिला रही थी। उस वक्त वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस करने लगती है। वो खाने की कटोरी फेंक देती है और जग उठाकर पूरा पानी पी जाती है। फिर भी उनके गले का दर्द किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। छटपटाते हुए वो गले के अंदर से धारदार कुछ निकालती है और उसी शीशे के टुकड़े से मेरी आंख में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। खुशकिस्मती से मेरी आंख में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन चेहरे पर शीशे की हल्की चोट लगी थी। तब माँ को अचानक होश आ जाता है। उस रात मैंने बड़ी बहन आरा और बड़े आरी को फोन किया है, लेकिन वो अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि वापस आने का उनके पास वक्त नहीं है। एरा आगे लिखती है, माँ की हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है। लिंडा का गुस्सा जैसे मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंडा असल में तवाइफ थी और उनके तीनों बहन भाइयों के बाप भी अलग अलग थे। वो बचपन में ना समझे हों, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उन्हें अपनी माँ के पेशे के बारे में समझ आ जाता है। खत लिखते वक्त ईरा माँ के कमरे से अजीब आवाज सुनती है। लिंडा दर्द से तड़प रही थी और मदद मांग रही थी। ईरा के कुछ समझने से पहले ही लिंडा खून की उल्टी करती है, जिसके साथ एक कीड़ा निकलता है। ईरा अपनी माँ को शांत करके अपना लिखा हुआ खत डाकखाने भेजने निकलती है और तब लिंडा अजीब कपड़ों में सिगरेट हाथ में लेकर कब्रिस्तान चली जाती है। ईरा घर लौटकर जब माँ के कपड़े बरामदे में पड़े देखती है तो परेशान होकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते बाहर आकर लोगों का शोर सुनकर वहाँ जाकर देखती है कि लिंडा कब्र के ऊपर लेटी है। लिंडा के बर्ताव से सब नाराज हो गए थे। ईरा जल्दी से जाकर माँ को खींच लेती है। गाँव वाले चीख कर कहने लगते हैं कि लिंडा का खानदान गाँव छोड़कर चला जाए। उस्ताद आकर लोगों को शांत करते हैं और सबको घर वापस जाने को कहते हैं। गाँव के मुख्तार ईरा को मशवरा देते हैं कि वो अपने बहन भाइयों को बुलाए ताकि वो आकर माँ की देखभाल करें। वो वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी वाकया फिर हुआ तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। ईरा घर लौटकर माँ का जिस्म साफ करती है और पूछती है, माँ आप क्यों इन कपड़ों में नाना नानी की कब्र पर गई थी? लिंडा माफी मांगते हुए कहती है, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हूँ। तुम्हारे बहन भाइयों में तुम ही एक हो जो मुझे इतना प्यार करती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फियाल ने ईरा के खत का जवाब भेजा है। उन्होंने पूरी वाकया पढ़कर समझा है कि ये आम बीमारी नहीं है, ये तन्निंग यानी ब्लैक मैजिक का असर है। ठीक तभी ईरा दरवाजे पर जोर की आवाज सुनती है।
वो दरवाजा खोलते ही देखती है कि आरा और आरी घर आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आरी की बीवी मर चुकी है, इसलिए वो और उसकी बेटी अकेले ही आए थे। ईरा उन्हें माँ के कमरे में ले जाती है। लिंडा के सोए होने की वजह से वो बाहर आकर बात करते हैं। ईरा कहती है इस रात के भयानक वाक़े के बाद माँ बिल्कुल बदल गई है, उनका बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ईरा ने माँ को डॉक्टर दिखाया है, उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। ईरा कहती है मुझे लगता है माँ को किसी ने कर्स किया है, यानी ब्लैक मैजिक किया है। आरा फौरन ईरा की बात टाल देती है और वो इल्जाम देती है कि घर की बिखरी हालत और ईरा की लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। ईरा रोते रोते कहती है इतना बड़ा घर और बीमार माँ की देखभाल करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे लेकर उनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक लिंडा की नींद खुल जाती है। वो ऊपर देखते ही लातादार डेमोनिक हाथ और अपनी ही परछाई देखती है। वो काले हाथ लिंडा का गला दबा देते हैं। दम घुटने से वो कांपने लगती है। उसकी चीख सुनकर ईरा दौड़कर आकर माँ को पकड़ती है। इसके बाद आरा और आरी आ पहुंचते हैं। लिंडा का जिस्म बेजान होकर ईरा की गोद में गिर जाता है। ईरा माँ को जगाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद ही ईरा समझ जाती है कि उसकी माँ अब सांस नहीं ले रही, यानी लिंडा मर चुकी है। अगले दिन गांव के लोग आकर लिंडा के जनाजे में मदद करते हैं। ईरा माँ के जनाजे में हिस्सा लेने जाने के वक्त आरा को भी बुलाती है, लेकिन आरा को पीरियड्स होने की वजह से बता देती है कि वो नमाज में शामिल नहीं हो पाएगी। उस वक्त वो एरा को गले लगाकर पिछली रात के लिए माफी मांगती है। सब जनाजा पढ़ने लगते हैं। सलात खत्म होते ही एक काली बिल्ली लिंडा की लाश के ऊपर से गुजरते ही लिंडा की दोनों आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है, जिसे देखकर जनाजा पढ़ने आए बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। आरी फौरन डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर देखकर बताता है कि लिंडा मौत के वक्त की बेहोशी से वापस आई है, यानी वो आर्जी मौत की हालत से उभरकर जिंदा हुई है। डॉक्टर के जाने के बाद एरा और उसके बहन भाई आकर उसका इस्तकबाल करते हैं। लिंडा कहती अब से सब साथ रहेंगे और अलग नहीं होंगे। वो छोटी पोती एलिया को गले लगा लेती है। अगले दिन सुबह एरा और आरा देखती हैं कि केबल पर खाना सजा हुआ था और पूरा घर साफ सुथरा है। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी ने तो ये काम नहीं किया था। तब लिंडा कहती है मैंने किया है। लिंडा सबको सुबह का नाश्ता खाने के लिए बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंडा की पलकें एक बार भी बगैर झपके साकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मक्खी उसकी आंख पर बैठने पर भी वो पलकें नहीं झपकाती, यानी लिंडा नॉर्मल नहीं थी। उस दोपहर एरा नोटिस करती है कि उसकी माँ बाएं हाथ से लिख रही है। तब एरा पूछती है तुमने कब से बाएं हाथ से लिखना शुरू किया? लिंडा जवाब देती है जब मैं मरे हुए हालात के बाद फिर जिंदा हुई तब से ही। इस रात एरा फिर मिस्टर फ्याल के लिए खत लिखने बैठती है। अचानक उसे लगा जैसे उसकी माँ ठीक उसके पीछे से गुजर गई। पीछे मुड़कर किसी को देख नहीं पाती। तभी छत के ऊपर से खून उसके कागज पर गिरता है, यहाँ तक कि उस खून के अंदर कीड़े भी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरी नींद से अचानक उठकर सुनता है कि ड्राइंग रूम में कोई आवाज कर रहा है। जाकर देखता है लिंडा टीवी की तरफ टकटकी बांधे देख रही है, जहाँ कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ झरझर आवाज है। आरी देखता है लिंडा अपना हाथ खुरचते खुरचती चमड़ी तक उधेड़ चुकी है। लिंडा सर घुमाकर आरी से कहती है मैं तुमसे वादा पूरा कराने आई हूँ। आरी पूछता है कौन सा वादा? अचानक लिंडा कुर्सी से गायब हो जाती है। वो आगे बढ़कर देखता है कुर्सी पर कोई नहीं है। अचानक अपनी माँ को भयानक तरीके से आगे आते देखकर इसकी नींद टूट जाती है। ये सब उसका बुरा ख्वाब था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि यारा अपने हमल का लाल खून वाला जनीन निकालकर कमोड में फेंक रही है। उसके बाद एरा बाथरूम में जाकर खून से सनी चादर धोने लगती है। अचानक पानी के अंदर देखती है कि एक छोटा लाल खून वाला जनीन पानी में तैर रहा है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन जब वो फिर देखती है तो पाती है कि जनीन जैसे गायब हो गया है। इधर लिंडा एलिया के लिए एक गुड़िया खरीद लाती है। ये देखकर आरी गुस्सा हो जाता है और लिंडा से कहता है खिलौना खरीद देने की हैसियत मेरी है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन कट हम देखते हैं एलिया कमरे में गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन अचानक गुड़िया का चेहरा भयानक हो जाता है। एलिया डर के मारे कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। गुड़िया का सर जिस्म से अलग होकर तैरने लगता है। एलिया चिल्लाने लगती है। खैर आरी के दरवाजा खोलते ही सब नॉर्मल हो जाता है। आरी डॉल को अलमारी में बंद कर देता है, लेकिन अजीब तरीके से अलमारी का दरवाजा भी खुद ही खुल जाता है। आरी फिर से अलमारी बंद करके ताला लगाकर बेटी को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरी अपनी बेटी को लेकर हाइड एंड सीक खेल रहा है। आरी एलिया को ढूंढते ढूंढते देखता है कि बिस्तर के नीचे छोटे एक बच्चे के पाँव दिख रहे हैं। वो मान ही लेता है कि ये एलिया के पाँव हैं। आरी दोनों पाँव को हल्के से छूते ही एलिया पूछती है पापा तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आरी बिस्तर के नीचे देखती ही एलिया जैसी एक भयानक एंटिटी देखता है।
लेकिन फिर देखते ही पाता है कि वो वही डॉल है जिसे उसने अलमारी में लॉक करके रखा था। रात में एरा आर्या के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी। आधी रात को आर्या की नींद टूट जाती है। लिविंग रूम से आवाज सुनकर वो वहां जाकर देखती है कि लिंडा अपना सर दीवार पर दे रही है। आर्या के उसके सामने जाते ही लिंडा मुंह से एक अधूरा बच्चा निकालकर आर्या के सामने पकड़ती है, जैसे ये आर्या का फेंका हुआ वो अधूरा जनीन हो। तभी आर्या की नींद खुल जाती है। ये सब इसका बुरा ख्वाब था, इसलिए वो फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह लिंडा आरी को लेकर बाजार जाती है। घर पर आरा एरा से पूछती है, माँ को देखकर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? एरा कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाजार में आरी देखते इसकी माँ एक अंधेरे गली की तरफ जा रही है। वो फॉलो करता है और देखता है लिंडा गली के आखिरी सिरे पर खड़ी है। आरी उसे आवाज देता है तो लिंडा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसका चेहरा जैसे भयानक हो गया था और वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आगे आ रही है और लाइट्स ब्लिंक करना शुरू करती हैं। अचानक वो गायब हो जाती है और एक तरफ से आकर उसे हिट करती है। अचानक आरी चौंक उठता है, देखता है वो बाजार में ही खड़ा है। लिंडा तब खरीदारी खत्म करके उसे बुला रही है, चलो घर चलें। रात में आरी एलिया को खाना ना खिलाकर डाइनिंग टेबल से ले जाता है। इसके बाद लिंडा कहती है, यहाँ मेरा एक और ग्रैंडचाइल्ड होने वाला था, लेकिन उसे तो अबॉर्टेड कर दिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि आरा भी अपनी माँ की तरह तवाइफ है। आरा के गुस्से में यहाँ से जाते वक्त लिंडा कहती है, तुमने भी मेरा रास्ता चुन लिया है, लेकिन हमारे दरमियान एक फर्क है, वो ये है कि तुमने अपने बेबी को मार डाला है। तुम तो मुझसे भी बुरी हो। यहाँ आकर आरा भी अपने अंदर जमा सारा गुस्सा निकाल देती है। वो कहती है, जिस बच्चे की मुझे जरूरत नहीं उसे मैंने नहीं रखा, लेकिन तुमने हमारी जरूरत ना होने के बावजूद जन्म दिया, हम पर हाथ उठाने के लिए। हमने बचपन से देखा है कितने मर्द घर आते और जाते हैं। क्या तुमने एक बार भी सोच कर देखा है ये तुम्हारे बच्चों को कितनी तकलीफ देता था? यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे बाप कौन है, और यही तुम्हारे और मेरे दरमियान फर्क है। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी हमारी तरह जहन्नुम की जिंदगी जिए, इसलिए उसे जीने नहीं दिया। इसके बाद आरा उदास मन लेकर यहाँ से चली जाती है। एरा माँ से माफी मांगकर कहती है, आरा की बातों से दिल छोटा मत करो माँ, उसने जानबूझकर नहीं कहा। लिंडा हंसकर कहती है, तुम बहुत भोली हो, आरा ने बहुत बड़ा गुनाह छुपा रखा है। इसके बाद एरा जब डाइनिंग टेबल समेट रही थी तब अचानक टीवी खुद ही ऑन हो जाता है। एरा टीवी बंद करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर ऑन हो जाता है। अब टीवी की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरती है। तब हम एक डिमोनिक हाथ एरा के कंधे पर देखते हैं, जो पल भर में ही गायब हो जाता है। दूसरी तरफ आरा के रूम में एक डिमोनिक चेयर पर लिंडा को बैठे देखते हैं, जो आरा की आंख खोलते ही गायब हो जाती है। आरा आंख खोलकर किसी को देख नहीं पाती, लेकिन आंख बंद करने पर चेयर की आवाज सुन पाती है। डर से वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है, लेकिन अचानक उसके सामने लिंडा का भयानक चेहरा आ जाता है, जो फिर गायब हो जाता है। आरा नोटिस करती है कि उसकी ब्रेस्ट से खून बह रहा है। डरकर वो दौड़कर एरा के पास जाती है और पूछती है, तुमने जो ब्लैक मैजिक की बात कही थी उसका मामला असल में क्या है? एरा तब मिस्टर फ़याल की चिट्ठी आरा को दिखाती है। दूसरी तरफ आरी तब एलिया के पास बैठा था। अचानक एक खिड़की खुल जाती है। वो उठकर खिड़की बंद करके पीछे मुड़ते ही देखता है एलिया बिस्तर पर नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर से ही एलिया की चीख सुन पा रहा था। अचानक एलिया भयानक रूप में उस पर अटैक कर देती है और वो चिल्लाना शुरू करता है। चीख सुनकर एरा और आरा दौड़कर आती है और आरी के सीने पर धारदार खराश के निशान देखती है। इस वक्त एलिया को बिस्तर पर देखा जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एरा फ़याल की बात मानकर ब्लैक मैजिक पहचानने वाला एक रस्म मुन करती है। उसके बाद रस्मों की सारी चीजें चिट्ठी में लिखे मुताबिक वो लिंडा के बिस्तर के नीचे रखाती है। अगले दिन सुबह ईरा वो अंडा तोड़कर देखती है, अंदर काला हो गया है। ये देखकर वो वाज़ेह तौर पर समझ जाते हैं कि लिंडा सचमुच कर्स्ड है। आरी बताता है कि उन सबको ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ हम मिस्टर फ़याल को पहली बार देखते हैं, जो ईरा की भेजी चिट्ठी पढ़कर कंफर्म करता है कि लिंडा को एक डेमन ने जकड़ लिया है। रात में बहुत तेज आंधी बारिश शुरू होती है, इसलिए तूफान न थमने की वजह से वो घर छोड़ नहीं पाते। डर के मारे सब एक ही कमरे में सोने का फैसला लेते हैं। आधी रात को आरा को फिर पीरियड होता है। चावर भीग जाती है। वो जल्दी बाथरूम जाती है सैनिटरी पैड बदलने। उस वक्त उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जल्दी बाथरूम से निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद
खुद लॉक हो जाता है। पानी की टंकी से आवाज सुनकर वो चेक करने जाती है। अचानक पानी में उसकी माँ की परछाई उभरती है। डर से वो फिसल कर गिर जाती है और सर फटने से आरा उसी वक्त मर जाती है। इधर ईरा जागकर देखती है आरा बिस्तर पर नहीं है। वो खून के निशान को फॉलो करके दरवाजे के सामने पहुंचती है और देखती है आरा खड़ी है, लेकिन पल भर में वो परछाई गायब हो जाती है। ईरा बाथरूम में घुसकर देखती है उसकी बहन की बेजान बॉडी पड़ी है। ईरा चिल्ला कर रो पड़ती है। उसके बाद कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां लिंडा भी आती है और दफन के बाद सबको घर वापस जाने को कहती है। ईरा कब्र के पास बैठी रहती है। अचानक मिस्टर फ्याल उसके पास आता है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। फ्याल कहता है वो तुम्हारी माँ नहीं, डेविल है। वो और कहता है इस ब्लैक मैजिक में कर्स्ड होने का मतलब उसकी रूह को डेमन को सौंपना, क्योंकि डेमन अभी भी लिंडा को ले नहीं पाया, इसलिए वो डेमन बदला लेने आया है। फिलहाल यकीन से कहता है कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो दरअसल ईरा के अपनों में ही कोई होगा। तब ईरा समझ जाती है ये कौन कर सकता है। आरी को लौटते वक्त याद आता है बचपन में उसके और आरा के घर छोड़कर चले जाने की बात। ईरा ने माँ से इल्तिजा की थी कि उन्हें जाने ना दे, लेकिन लिंडा जिद्दी थी। उसने कहा था कि वो जाएंगे कहाँ, 1 हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाएंगे, लेकिन वो फिर घर नहीं लौटे। बहुत साल बाद एक दिन आरी वापस आया था पैसे मांगने, लेकिन लिंडा बिल्कुल मदद करना नहीं चाहती थी। इसलिए आरी ने गुस्से में कहा था कि मुझे पैसे देना क्या तुम्हारे खुद के जिस्म बेचने से ज्यादा मुश्किल है। लिंडा गुस्से में आरी को तमाचा मारकर कहती है इतना आसान लगता है तो अपनी बीवी का जिस्म बेच दो, और थोड़े कुछ पैसे फेंक कर चली जाती है। घर लौटकर वो अपनी बीवी को बताता है कि पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। इससे उसकी बीवी उसे और एलिया को छोड़कर चली जाती है। आरी तब गुस्से में लिंडा पर ब्लैक मैजिक करता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। उसके बाद शमन कर्ड किया हुआ कपड़ा देकर कहता है इसे लिंडा के घर की मिट्टी में गाड़ दो। वो ये भी कहता है अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम कपड़ा उठाकर जला दोगे तो सारा कर्स कट जाएगा। अब आरी अपनी गलती समझ गया है, इसलिए वो कर्ड कपड़ा मिट्टी खोदकर निकालने की कोशिश करता है जलाने के लिए। आरी एलिया को पास खड़े रहने को कहता है, लेकिन डेमन एलिया को बहलाकर घर के अंदर ले जाता है, जिस पर आरी ने ध्यान ही नहीं दिया। तब ईरा आकर कहती है तुमने माँ को कर्स्ड क्यों किया, क्या तुम पागल हो गए हो? आरी कहता है मुझे कर्ड कपड़ा मिट्टी खोदकर निकालकर जलाने दो। तभी वो ध्यान देता है कि एलिया वहां नहीं है। दौड़कर वो सब घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लिंडा दरवाजा बंद कर देती है। ईरा कहती है तुम जाकर हमें इस कर्ज से आजाद करो, मैं एलिया को बचाती हूँ। आरी जाने से पहले माफी मांगकर कहता है जो भी हो जाए एलिया को बचाओ। ईरा खिड़की से कमरे में घुसती है और दूसरी तरफ आरी मिट्टी खोदता रहता है और मिस्टर फ्याल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे में ईरा देखती है अचानक टीवी की स्क्रीन पर लिंडा को देखा जा रहा है। फिर जो हाथ लिंडा का गला दबाकर मारे थे वही हाथ ईरा का भी गला पकड़ लेते हैं। हाथों के जाने के बाद ईरा एलिया को देख पाती है। ईरा एलिया को लाने के वक्त ध्यान देती है कि वो एलिया को नहीं बल्कि एक कटा हाथ पकड़े हैं, जिसे वो तभी फेंक देती है। इधर आरी को तभी कपड़ा नहीं मिल रहा था। ईरा देखती है इलिया उसके सामने से चलकर खिड़की के पास जाकर सर दे रही है। ईरा उसे बचाने जाती है तो डाइनिंग टेबल खुद से आकर ईरा को रोक देती है। ईरा हिल भी नहीं पाती। उस वक्त वो डेविल दीवार से नीचे उतरता है और इलिया को मारने के लिए जाता है। यहाँ उसका असली रूप दिखाई देता है। इसके बाद वो डेमन कहता है ईरा क्या तुम जानती हो प्रॉमिस करने पर उसे निभाना होता है, लेकिन इंसान तो हमेशा अपनी कसम तोड़ता है क्योंकि वादा नहीं निभाया गया, इसलिए मैं तुम सबकी जान लूंगा। और ये आरा से शुरू हुआ है। अब इलिया ईरा भी समझ जाती है वो किस वादे की बात कर रहा है। तभी मिस्टर फ्याल कमरे में घुसते हैं, लेकिन वो डेमन अपनी पावर इस्तेमाल करके फ्याल को फेंक देता है। इधर आरी आखिरकार कपड़ा ढूंढ लेता है और आग लगा देता है। साथ ही साथ वो डेमन भी खत्म होना शुरू हो जाता है और इलिया भी बच जाती है। ईरा इलिया के पास जाती है और अपनी माँ की डेड बॉडी देखती है। बाद में वो इलिया को लेकर आरी के पास चली आती है। उन्होंने सोचा था सब शायद नॉर्मल हो गया है, लेकिन तब भी वो डेमोनिक हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर आरी को खींचकर मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। ईरा ऊपर खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह ईरा अपनी माँ और भाई की कब्र के पास बैठी थी। तब मिस्टर फ्याल आकर ईरा से सवाल करते हैं क्या तुम्हारा पूरा नाम इंदिरा कुसुमा देवी है? ईरा कहती है आपको कैसे पता चला?
तब मिस्टर फियाल ईरा को एक चिट्ठी देते हैं जहां उसकी मां के साथ मिस्टर फियाल की फोटो भी थी। चिट्ठी में लिंडा ने लिखा था, प्यारे फियाल, मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने के लिए। तुम ही वाहिद मर्द हो जिसे मैंने प्यार किया था, लेकिन तुम मुझसे भी बेहतर किसी को डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे अंश को अपने पेट में धारण करके चली जा रही हूँ। मैं इसका नाम रखूंगी इंदिरा कुसुमा देवी। एरा समझ जाती है मिस्टर फियाल उसके वालिद हैं और यहाँ बाप बेटी का मिलन होता है और एलिया कब्र के पास खड़ी होकर साकिन नजरों से देखती रहती है और फिल्म यहीं खत्म होती है।